आज जो सबसे बड़ी खबर है वो जुड़ी हुई है मराठा आंदोलन से और उसी के बारे में आगे विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं आशु। शुक्रिया अर्पिता और सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, मराठा आरक्षण की अगर बात करें तो सियासत इसको लेकर काफी तेज हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश की जा रही है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के एक मंत्री गिरीश महाजन पहुंचे और साथ ही नीतीश राणे भी पहुंचे। बातचीत हुई लेकिन नतीजा अभी निकला नहीं है। 1 महीने का वक्त मांगा गया है। तमाम से तफसील से खबरों को रखेंगे आपके बीच। अभी रुक करेंगे राजू का। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम बात साइलेंट के बेटे उदयगिरी के बयान की भी करेंगे, जिसके बाद अब नए नए बयान भी सामने आए। प्रियंका का भी बयान आया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र के कई कई शहरों में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट प्रदर्शन देखने को मिला है। राजनीतिक दल भी इसमें कूद पड़े हैं। एमएनए चीफ राज ठाकरे भी गए हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे का समर्थन हमें देखने को मिला ही था। इस बीच में मनोज पाटिल को मनाने के प्रयास भी बीजेपी की तरफ से चल रहे हैं। कैबिनेट कमेटी की, आरक्षण कमेटी की बैठक चल रही है, उसमें चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। मराठा आरक्षण की आग तेजी से फैल रही है। नांदेड़ में विरोध और मुखर हो रहा है। लोग टायर जलाकर विरोध कर रहे हैं। नांदेड़ में स्कूल कॉलेज बंद है। 3 दिनों से बस सेवाएं भी बंद हैं। जालना में पुलिस की भारी मुस्तैदी देखकर साफ समझ में आ जाता है कि मामला कितना बिगड़ चुका है। ये तस्वीर देखिए, सकल मराठा समाज के कार्यकर्ताओं ने पैनगंगा नदी में उतरकर जल समाधि लेकर प्रदर्शन किया। जब पुलिस ने आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया तो सब नंगे बदन थाने पहुंच गए। उधर बारामती में मराठा क्रांति मोर्चा ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। जालना में भड़की चिंगारी को शोले बनता देख शिंदे सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। मराठा आरक्षण का यह आक्रोश कहीं आगे बढ़े और राजनीतिक नुकसान का कारण न बन जाए, इसीलिए शिंदे खुद मुंबई में रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि उन्होंने अपने मंत्री गिरीश महाजन और विधायक नीतीश राणे को जालना भेजा। दोनों ने आंदोलनकारी मनोज पाटिल से मुलाकात भी की, लेकिन मनोज पाटिल आमरण अनशन खत्म करने को तैयार नहीं। तो मैंने अभी मनोज जी से यही कहा है कि अभी और 1 महीने की मोहलत इस कामकाज के लिए, इस काम के लिए हमको आप दे। जरूर आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड है, उसमें आपको अच्छी तरह से, मतलब जिसको कुछ बेस जो है वो भी उसमें होना चाहिए। अब मनोज जी का कहना है कि 2 दिन के अंदर ही फैसला करो, 2 दिन के अंदर ही हमको सर्कुलर निकाल के दो। मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी होगी। इसमें कोर्ट में ये कुछ, इसमें कोई कोर्ट 1 दिन में इसको निकाल देगा, मेरा ये मानना है। तो जालना में अनशन जारी है। दूसरी तरफ नांदेड़ में लगातार प्रदर्शन आप देख रहे हैं। सड़क पर जबरदस्त सुरक्षा का इंतजाम भी इसलिए किया गया और जल समाधि से भी विरोध जताया जा रहा है। अलग अलग तरीके से अपना विरोध जताते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि मंत्री आए, बात करने के लिए 1 महीने का वक्त मांगा, लेकिन उस पर सहमति बन नहीं पाई। 2 दिन का एक तरीके से कहिए तो अल्टीमेटम दिया गया अनशनकारियों की तरफ से कि अगर सर्कुलर जारी नहीं होता तो ये प्रदर्शन और बढ़ेगा। हालांकि राजनीति भी, सियासत भी इस पर हो रही है। राज ठाकरे भी पहुंचे, आंदोलनकारियों से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हैं। तो मराठा आरक्षण पर इस वक्त घमासान तेज होते हुए नजर आ रहा है और सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में बैठक भी चल रही है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम अजित पवार और फडणवीस मौजूद हैं। तो बिल्कुल 6 तस्वीरों को आपके साथ हम सामने रख रहे हैं। जालना में अनशन जारी है और देख रहे हैं नांदेड़ में लगातार प्रदर्शन, कई शहर जो है वहां प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़क पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। जल समाधि से भी विरोध किया जा रहा है। मंत्री जी आए, गिरीश महाजन, बातचीत लंबी हुई और उनके साथ बीजेपी के जो विधायक हैं नीतीश राणे, वो भी पहुंचे, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं निकला। हालांकि जो अनशन पर शख्स बैठे हैं मनोज, उनका कहना है कि 2 दिनों के भीतर सब कुछ तय कर लिया जाए, लेकिन मोहलत मांगी गई कि 1 महीने का वक्त लगेगा। आपको हम स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। पूरी कहानी की शुरुआत 29 अगस्त को हुई थी, जब 10 लोग मराठा आरक्षण की आग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। पुलिस की तरफ से बार बार दबाव बनाया जा रहा था वो धरना खत्म कर दे। 1 सितंबर को भी 2 बार इस मामले में बात हुई, लेकिन आंदोलनकारी वहां से हटने को राजी नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस एक्शन ने आग में घी का काम किया। सियासत गरमाई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों जालना पहुंच गए। मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायालयात आहे। न्यायालयामध्ये राज्य शासन पूर्ण तयारीने हा खटला लढवतोय। त्यासाठी
नामवंत वकील आणि घटना तज्ज्ञांची फौज शासनाने उभी केली आहे. त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेशही मी दिले. तसेच या घटनेतील सर्व जखमींवर शासकीय खर्चाने उपचार करण्याच्या सूचनाही मी दिल्या. आझाद मैदानामध्ये सुद्धा उपोषण केलं गेलं होतं, पण तुमच्यावरती कधी लाठ्या उघडलेल्या नव्हत्या, उघड दिल्या नव्हत्या. अगदी शक्य नव्हतं तेव्हा व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सुद्धा तुमच्यासोबत चर्चा केली होती. या सरकारवर निर्गुण सरकार माझ्या तरी पाहणीमध्ये आलेलं नाही. आज राज ठाकरे ने भी जालना कूच किया. रास्ते में उनकी आंदोलनकारियों से मुलाकात हुई. वो कार से उतरे और आंदोलनकारियों को संबोधित किया. यानी कि सियासत की भट्टी में सब तरफ से घी डालने की कोशिश हो रही. पंकज खेलकर, जालना, नांदेड़, आज तक. मराठा आरक्षण को लेकर तनाव. और इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. मुख्यमंत्री, दोनों ही डिप्टी सीएम इस बैठक का हिस्सा. बैठक समाप्त हो गई है. अब से कुछ ही देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संभव है. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है. सीएम एकनाथ शिंदे अब से थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. आरक्षण को लेकर जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी वो बैठक खत्म हो गई है. बैठक समाप्त हो गई है. इंतजार है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कि अब से कुछ देर के बाद होगी. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अनाउंसमेंट की उम्मीद की जा रही है. कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. महाराष्ट्र में तनाव देखने को मिल रहा है. मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिले. जालना में, संभाजीनगर में, बारामती में, नांदेड़ में प्रदर्शन देखने को मिला. पुलिस से इंतजाम है. साथ ही साथ जो भूख हड़ताल पर बैठे मनोज पाटिल है उनको मनाने के भी प्रयास दिखे. गिरीश महाजन, बीजेपी के विधायक नितेश राणे वो जालना पहुंचे. लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार. तो एक तरफ महाराष्ट्र में अभी उबाल है, लोग विरोध कर रहे हैं, इस पर भी लोग विरोध जता रहे हैं. खासतौर पर हिंदू संगठन और साधु संत सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मच्छर और कोरोना से कर दी, जिसके बाद बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. हालांकि वो अभी भी अपने बयान पर कायम है. Are you in favor of Sanatana Dharma? No, I'm asking you a question. Are you in favor of Sanatana Dharma? I cannot reply. Why should I reply to you now? I'm requesting you because I am also requesting you. What is your take on Sanatana Dharma? it seems like politicians are taking. What is your take? Why? I can't say. Why can't you say? You have to say. You have to ask questions. Please ask. That's what I asked. I've already made my thoughts on it. I will never back out in it. I will always stand. I will ask questions. Thank you. तो स्टालिन के बेटे उदयगिरी स्टालिन ने जो कुछ भी बयान दिया है उसका विरोध हो रहा है चौतरफा. लेकिन इस बीच प्रियंक खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, आपको हम सुनाते हैं उनके भी रिएक्शंस. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. तो ये जो बयान आया उदयगिरी का, उसके बाद से अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं. बीजेपी खासी नाराज है, आक्रोशित है. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा इस मामले पर, आपको सुनाते हैं. हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद. रवि जी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, डीएमके के अध्यक्ष हैं. स्टालिन उनके पुत्र जो खुद मंत्री भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो सनातन धर्म को खत्म करने तक जो है चुप नहीं रहे. उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की है. ये बहुत पीड़ादायक है, बहुत शर्मनाक है. लेकिन उससे अधिक शर्मनाक है सोनिया गांधी का खामोश रहना, राहुल गांधी का खामोश रहना, शरद पवार, उद्धव ठाकरे का खामोश रहना, खरगे जी का खामोश रहना, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का खामोश रहना, और ममता जी का खामोश रहना. राहुल गांधी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे दिखावे के लिए करते हैं कि मैं भी सनातनी हूं और अपना गोत्र बताते हैं. सोनिया गांधी ये हो क्या गया है? ये हिंदू आस्था, हिंदू संस्कारों का अपमान होगा आपके एलाइज के द्वारा. ये कौन सा अहंकार है? तभी तो कहते हैं घमंडिया
गठबंधन है ये। लेकिन उदयनिधि ये भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है वो सही कह रहे हैं और वो अपने वक्तव्य पे स्टैंड करते हैं। ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं उदयनिधि स्टालिन को एक ही बात कहूंगा कि थोड़ा भारत के इतिहास को पढ़िए। तमिलनाडु स्वयं सनातन का केंद्र रहा है। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद बयानों की भरमार सी हो गई है। बीजेपी सीधे तौर पर निशाने पर ले रही है और सवाल इंडिया गठबंधन से भी पूछा जा रहा है कि क्या वो इसके समर्थन में है, क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत एजेंडा सामने रख रहे हैं। मुगलों ने बड़ा प्रयास किया, दिल्ली सल्तनत के रूप में काबिज करने वाले बादशाहों ने बड़ा प्रयास किया सनातन संस्कृति को समाप्त करने, अंग्रेजों ने बड़ा प्रयास किया, तो इनकी तो हैसियत क्या है। लेकिन 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं। उन्होंने पहले ही कहा कि 75 साल में जो देश बर्बाद हुआ है वो इन्हीं 3 चीजों के कारण हुआ है, गुलामी की निशानियों के कारण, तुष्टीकरण के कारण, परिवारवाद के कारण, भ्रष्टाचार के कारण। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल अकेले स्टालिन के बेटे ने दे दिया है। अब इसके घमंडिया गठबंधन के लोग इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। तो इन घमंडिया गठबंधन के लोगों को क्या सनातनी सोचकर कुछ सबक सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे, ये भी कहने हैं। इतनी बड़ी गलती किया है और देश भर के लोगों के सेंटिमेंट्स को इतनी गहराई से हर्ट किया है, तो उसको उसका रियलाइजेशन होना चाहिए और उसके लिए सारे देश से उसको माफ़ी मांगना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जो अपना स्टेटमेंट है उसको ग्रेसफुली विड्रॉ कर लेना चाहिए। बहुत मॉडस्ट डिमांड है, इससे ज़्यादा मॉडस्ट डिमांड क्या होगी। जो अपना पार्टी है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है और अभी उनकी बैठक हुई थी, शायद वो पूरे इंडिया अलायंस ने ये तय किया हो कि उदयनिधि मारन से बयान को दिलवाया जाए। मुझे लगता है पूरा इंडिया अलायंस जो है ये एक अपना तरीके से मुगलों के वंशज हैं और इनका जो डीएनए है वो ही एंटी सनातन है। तो ये सब लोगों को क्लियर करना चाहिए कि वो केवल एक पार्टी का बयान है या पूरा इंडिया अलायंस का बयान है। 2024 के इलेक्शन में जनता जवाब देगी कि उनका बयान ठीक था या नहीं था। हमारी मांग है कि उदयनिधि मारन को अपने पद से हटाना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। 3 दिन पहले मुंबई में अरविंद केजरीवाल के गले मिल रहे थे। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वो इस बयान से सहमत हैं? उदयनिधि के बयान से अगर अरविंद केजरीवाल सहमत हैं तो बोले, और अगर सहमत नहीं है तो सामने आकर अपना मुंह खोले। खाली चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तो तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने ऐसा क्या कुछ कह दिया कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक बवाल हो रहा है। दरअसल सनातन धर्म को उन्होंने निशाने पर लिया है। कहते हैं सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसे बीमारियों से तुलना कर देते हैं। अब इसको लेकर चौतरफा निशाने पर हैं वो, उनकी पार्टी, उनके पिता सहित इंडिया गठबंधन ही निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। साधु संतों में भारी नाराजगी है। उनको लेकर देश भर में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट, देखिए जरा। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सभी सनातनी एकत्रित रहे। ये लोग जो है मातृ भारत को जो है डुबाने का और भारत को गर्त में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया वो स्वयं नष्ट हो गए। सनातन धर्म कहते ही उसको है जो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक बना रहेगा। सनातन पर हमलों की बौछार तो दक्षिण से शुरू हुई, लेकिन महाभारत का बिगुल उत्तर से फूंका जा रहा है। साधु महात्माओं की भ्रिकुटी तनी हुई है। राजनीतिक दलों का गुस्सा उबाल मार रहा है। गनीमत है उदय स्टालिन यूपी, बिहार, दिल्ली में नहीं रहते, वरना विरोध की आग किसी और हद तक जा सकती थी। प्रकार से खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। उनका यह बयान निंदनीय है और जो संविधान की उन्होंने शपथ लिया है उस संविधान को उनको पढ़ना चाहिए। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान श्री राम के चित्र हैं और ये जो वक्तव्य है डेंगू, मलेरिया आदि जो खत्म करने के लिए, तो ये जब कभी समाज से खत्म नहीं। सनातन अपने आप में प्राचीन है। सनातन ना कभी खत्म हुआ है ना कभी होगा। उनको सोच समझकर बोलना चाहिए था। वो सनातन धर्म से पैदा है या अन्य किसी से,
उनको तो इस पृथ्वी पर रहने का ही हक नहीं है और सरकार को ऐसे आदमियों को जेल में डाल देना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो सनातन धर्म के विरुद्ध है उन सबको कठोर दंड देना चाहिए गवर्नमेंट को। चोट धर्म पर हो, हमला आस्था पर हो तो भावनाएं आहत होती ही हैं। सनातन से साधुओं की आस्थाएं जुड़ी हैं, इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का बयान साधु संतों को तिल मिला गया। एक बार फिर जूनियर स्टालिन का वो बयान सुनिए। மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் திரு சேகர்பாபு அவர்களே, கழகத்துடைய சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் சகோதரர் சிற்றரசு அவர்களே, எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சகோதரர் எழிலன் அவர்களே, சங்கத்துடைய தலைவர் அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே, திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சண்யா அவர்களே। उदयनिधि स्टालिन जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे उसका नाम ही सनातन उन्मूलन कार्यक्रम था। मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया, कोरोना, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना की और ये सब वो अनजाने में नहीं बल्कि पूरे होशो हवास और जानबूझकर कह रहे थे, क्योंकि वो अपने बयान से डिगे नहीं, अड़े रहे। अगले दिन उन्होंने फिर कहा, मैंने सिर्फ सनातन विचारधारा को खत्म करने की बात कही और ये कहता रहूंगा। कुछ लोग बचकानी बात कर रहे हैं कि मैं जनसंहार के लिए उकसा रहा। पीएम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, क्या इसका मतलब कांग्रेस कैडर को पकड़ना और मारना है? सनातन क्या है, इसका क्या मतलब है? कोई भी बदलाव ना हो, सब कुछ वैसा का वैसा ही बना रहे, सब कुछ बदलना चाहिए। ये हमारा द्रविड़ मॉडल है। हाल तक महिलाओं को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, महिलाओं को मंदिर जाने नहीं दिया जाता था, हमने सब कुछ बदल डाला। ये द्रविड़ मॉडल है और मैं किसी भी तरह के मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जिस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन सनातन पर तलवार तान रहे थे, उस कार्यक्रम में डीएमके के कई बड़े चेहरे मौजूद थे। तमिलनाडु सरकार में मानव संसाधन मंत्री पीके शेखर बाबू की भी मौजूदगी थी। पीके शेखर बाबू तमिलनाडु में पुराने हिंदू मंदिरों की देखरेख का जिम्मा संभालते हैं, तो कड़ियां साफ साफ जुड़ती हैं। उदयनिधि एमके स्टालिन के बेटे हैं, तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं, डीएमके की युवा इकाई के सचिव हैं। कार्यक्रम में डीएमके के नेता थे और डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और यही वो कड़ियां हैं जिनसे उदयनिधि की जुबान तो दक्षिण में भड़की, लेकिन राजनीति उत्तर तक दमदम नहीं। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। कौशल किशोर के घर पर जो शव मिला था, जिस पर एक रिवॉल्वर लाइसेंस मिला, रिवॉल्वर मिली थी लाइसेंसी, और ये बताई गई थी कि उनके बेटे की है। दरअसल बेटे के ही एक दोस्त की हत्या हुई थी, जिसके बाद वो सवालों के घेरे में आए थे। अब सीसीटीवी फुटेज भी देखिए, इसका सामने आ चुका है मंत्री के बेटे के घर की ये सीसीटीवी फुटेज। हालांकि कौशल किशोर ने कहा कि उस वक्त मेरा बेटा था नहीं घर पर, कौशल किशोर के बेटे के घर पर ही वो कत्ल हुआ था। कैमरे में कैद हुआ विनय जिसका कत्ल हुआ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये नजर आ रहा है। सुबह 4 बजे के बाद बताया जा रहा है ये कत्ल हुई है। अब उसी के आधार पर आगे जांच भी चल रही है। तो हत्या के दौरान का सीसीटीवी तस्वीर सामने आया, बाहर निकलते दिखा विनय, दोबारा फिर वो घर में घुसा, ये सीसीटीवी तस्वीर। अब इसी के आधार पर आगे भी जांच चल रही है, क्योंकि ये जो रिवॉल्वर है वो लाइसेंसी रिवॉल्वर, जो कि मंत्री साहब के बेटे की ही बताई गई, लेकिन मंत्री साहब का कहना था कि उनका बेटा उस वक्त जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वो वहां था नहीं, लेकिन क्योंकि घर मंत्री का था, यहाँ पर रिवॉल्वर जो थी वो उनके बेटे की थी, इसलिए शक भी अब उन्हीं पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो लखनऊ पुलिस ने थ्योरी दी थी कि शराब के नशे में और जुए के नशे में ये घटना हुई है, उसमें सीसीटीवी आया है कि जो लड़का है विनय श्रीवास्तव, जिसकी गोली मार करके हत्या की गई थी, वो 4 बजे तक जिंदा था और कोई वहां पर सीसीटीवी में वो बाहर जाते हुए दिख रहा है। यानी कि पुलिस जो बता रही थी कि शराब के नशे में मारपीट हुई, तो कहीं पर मारपीट की कोई घटना ऐसी सामने नहीं आई। यानी कि लखनऊ पुलिस जो थ्योरी दे रही थी वो सिरे से खारिज हो गई है। 4:08 पर ये सारे लोग, विनय श्रीवास्तव यानी कि उस समय पर मौजूद था, ठीक था, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन न मारपीट की बात आ रही है। यानी कि अजय रावत जो इसमें सीसीटीवी में अचानक से जागता हुआ दिख रहा है, जो सोता हुआ दिखा और अचानक से चौंक करके जागा है, यानी कि उसको भी नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ।
यानी कि जो पुलिस बता रही थी कि शराब के नशे में जुआ खेला गया और फिर जुए के विवाद में हार जीत जो हुई, उसके बाद ये हत्या की गई विनय श्रीवास्तव की, जिसमें अजय रावत भी शामिल था। ये बता रहा है कि जब विनय श्रीवास्तव घर से बाहर जा रहा था 4:08 पर, अचानक से वो वापस जाता है, यानी किसी ने आवाज उसको लगाई और जब वो कमरे में जाता है चंद सेकंड में उसको गोली मार दी गई। और उसी ये जो कमरा है जिसमें जो एक लड़का आपको सोता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये अजय रावत है। ये सकुशल सो रहा है, यानी कि उस समय पर उसको नहीं पता था मारपीट पुलिस थ्योरी दे रही थी, उस समय पर वो मारपीट की जगह पर मौजूद नहीं था। ये सवाल लखनऊ पुलिस के खुलासे पर खड़े हो रहे हैं, जो लखनऊ पुलिस ने थ्योरी दी थी। ज्वाइंट सीपी क्राइम ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके बाकायदा बाइक दे करके कहा था कि शराब के नशे में कहा जाए मारपीट हुई और उसके बाद गोली मार दी गई, लेकिन कहीं पर भी जो कोई झगड़ा भी नजर नहीं आ रहा जिसमें अजय रावत को सकुशल सोता हुआ नजर आ रहा है। ये पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह 4 बजे की ये तस्वीर तब तक जिंदा बताया जा रहा है विनय श्रीवास्तव। सीसीटीवी जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब कई सवाल पुलिस की जांच पर भी चल रही हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ भी हो रही है, लेकिन कुछ और खुलासे इसमें होने बाकी हैं।